हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइज, यूपीएससी की साइट से जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में केमिस्ट की पोस्ट रिलीज हो गई है। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम कब होने वाला है, कितने सेक्शंस होने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है, मतलब कितनी स्टेजेस है इस एग्जाम की, वो सारी चीज़ें आपको इस वाले वीडियो में पता चलने वाली हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स मैंने देखे थे जो कह रहे कि हमें फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा है। तो वैसे तो हमने डिटेल्ड वीडियो की फॉर्म आप कैसे फिल करोगे जे केमिस्ट्री टीम यूट्यूब चैनल में बना दी है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप आजकल में वहाँ पे चेक करेंगे, वहाँ पे डिटेल्ड प्रोसीजर हमने बताया है। लेकिन अभी के लिए आपको शॉर्ट में बताती हूँ, जो भी बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे वो यहाँ पर आप देखो 1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन। तो सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, इसको हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, ये आपने देखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करवानी है। तो पहले आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, उसको कंफर्म करेंगे, कैप्चा ऐड करेंगे यहाँ पर और टिक मार्क करके ओटीपी गेट करेंगे, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, उसको आप यहाँ पे कर देंगे, उसको ना फिल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप है आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना है। सिमिलरली वो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप में आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे और उस वाले पासवर्ड को भूलना नहीं है फिर, है ना। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अपने पास है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगे, उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो जब आप पासवर्ड क्रिएट कर लोगे तो आपको वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ही आप इस वाले स्टेप पे आएंगे। तो पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में आपका एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर आप ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आप देखेंगे और फिर जिस भी एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे जीएसआई में हम अप्लाई कर रहे हैं और किसके लिए अप्लाई करें, केमिस्ट की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपको वो फिल करना है। तो ये सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं तभी हो पाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर आप लास्ट स्टेप में एप्लीकेशन अपनी देख सकते हो, क्लिक करोगे, लॉगिन करवाएगा ये भी, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन नोटिस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026। तो अभी हमारे पास सितंबर में ये वैकेंसी आई है, 3 सितंबर को अनाउंस हुई है, ठीक है। 3 सितंबर से ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है 23 सितंबर। तो 23 सितंबर से पहले आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है और लास्ट डेट का वेट तो बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ पे मैं आपको डिटेल दिखाऊंगी, पूरी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। जितना जल्दी आप फिल करेंगे उतने ही चांसेस है कि जो सेंटर आप चाहते हैं चूज करेंगे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले फिल करेगा उसको सेंटर मिलेगा। अगर वहाँ पे सेंटर की सीट्स लिमिटेड है, अगर सेंटर की सीट सारी ऑक्यूपाई हो गई हैं, फिर आपको वो सेंटर नहीं मिलने वाला है। इसलिए एट द अर्लीस्ट आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में नोटिस है और यहाँ पे इंग्लिश में है। तो हम इसको क्लिक करते हैं, आपके सामने एक पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाली पीडीएफ ओपन होगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो आपको ये पूरी पीडीएफ अच्छे से पहले गो थ्रू करनी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, मैं वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, www.upsc.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलने वाली है। आपको इसको टाइमली विजिट करते रहना है। फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 23 सितंबर। उससे पहले जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। और फिर इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है पोर्टल, जो आपको दिखाया मैंने, उस पर आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेंट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू यूज देयर आधार कार्ड एज द आईडी डॉक्यूमेंट फॉर इजी, एफर्टलेस एंड सीमलेस वेरिफिकेशन। तो जब भी आपसे आईडी मांगेंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड है, जो कि ऑब्वियस बात है, इंडिया में सबके पास होगा ही, तो आपको अपना आधार कार्ड अगर आप डालते हैं अपनी आइडेंटिटी में, है ना, तो अगर अपनी आईडी में अगर आप डालते हैं तो वो ईजी होगा प्रोसेस, आपको ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, आप इजीली उसको वेरीफाई करवा लोगे, ठीक है। फिर बात है अप्लाई कैसे करना है। जैसे मैंने आपको स्टेप्स दिखाए हैं अभी कि पहले आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है, फिर आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसमें आप स्पेसिफिकली वहाँ पे ऐड करेंगे जीएसआई में आपको केमिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, आपको ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। वेबसाइट मैंने आपको पहले भी दिखाई, upsconline.nic.in, यहाँ पर आप जाके फॉर्म फिल करेंगे, है ना। यहाँ पर उसके बाद है, इन्होंने स्पेसिफिकली मैंशन किया है, कैंडिडेट्स को बताया जा रहा है कि आप एक बार फिल करने के बाद इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते हो। और एक बार आप ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया, जो डिटेल्स उसमें चली गई हैं वो फाइनल है। तो इसलिए कोशिश करना पहली बारी में ही सही से फिल करो, ठीक है। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सबमिट करने से पहले 2-3 बारी चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद है
जब आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो स्टेप सेकंड मैंने आपको दिखाया था, उसमें जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपसे फोटो आईडी कार्ड मांगा जाएगा। तो कोशिश करेगा वहाँ पे आप आधार कार्ड डालें, उसके लिए आपका प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। और यही आपकी जो फोटो आईडी है वही सारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ की जाएगी। और जब एग्जाम देने जाएंगे तो भी आपको सेम फोटो आईडी कैरी करनी है, अपना आधार कार्ड मतलब आपको कैरी करना है, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किया आपको बता रही हूँ सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट करके। फिर से यहाँ पे रिमाइंडर है कि 23 सितंबर 2025 आपकी लास्ट डेट है, तो आपको एग्जाम फॉर्म उससे पहले फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रैंडम चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको मैं सारी चीज़ें बताती हुई चल रही हूँ, बट इसके आगे ना डिटेल्स भी हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितना टाइम आपको मिलेगा, वो आगे डिटेल्स हैं। बट यहाँ पर है कि पेनल्टी है रोंग आंसर्स के लिए, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। उसके बाद है कि अपने पास देखो जियो साइंटिस्ट में ना बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 है जिसमें आपका प्रीलिम्स होगा, जिसको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बोल रहे हैं। सो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या है, आपके 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं। आगे आपको पता चलेगा एक पेपर जनरल स्टडीज़ का है और एक पेपर केमिस्ट्री का है, ठीक है, ये आगे बताया गया है। और उसके बाद अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको जानना है, आप नहीं फॉर्म फिल कर पा रहे हो, किसी भी स्टेप में आपको आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो, तो इन्होंने यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी लिखा है, आप इस पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और टाइमिंग्स भी लिखी है 10 AM to 5:30 PM। इनका आप ध्यान रखेंगे सारे वर्किंग डेज पे, है ना। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है कि मोबाइल फोन्स आप कैरी करके नहीं जाओगे एग्जाम वाले दिन पे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ये तो आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी, वहाँ से देख लेना। अभी हम बात करते हैं फॉर्म की, तो यहाँ पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखा है जो फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे ना फॉर्म फिल करते टाइम पे, वो आपकी जो एग्जाम जब स्टार्ट हुआ है, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है 3 सितंबर को। सो 3 सितंबर माइनस 10 डेज कर लो, उससे ज़्यादा पुरानी फोटो आपके पास नहीं होनी चाहिए। मतलब बेसिकली आप मान लो रफली हम कह सकते हैं 23 अगस्त के बाद वाली फोटो ही चलेगी, उससे पहले वाली फोटो नहीं चलेगी। अब आप कहोगे उनको कैसे पता चलेगा कि हमारी फोटो पुराने वाली है नई वाली है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपकी फोटो जो होगी आपको क्लिक करवानी है, उसके ऊपर आपका नाम भी होना चाहिए, और जिस दिन वो फोटोग्राफ क्लिक करवाई गई है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके ऊपर उसकी डेट भी होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ हमें मेंशन है, जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो ध्यान रखना को फोटो अलग से न्यूली आपको क्लिक करवानी है, और उसमें आपको अपनी डेट और अपना नेम वहाँ पे मेंशन करवाना है, ठीक है। और फिर ये है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो जनरली आपको बाकी एप्लीकेशन फॉर्म्स में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर है कि जो भी आपकी अपीयरेंस है इस वाली फोटोग्राफ में, आपको सेम अपीयरेंस लास्ट तक मैनेज करनी है। जैसे मान लीजिए पहले आपका स्टेज 1 है जिसमें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसके बाद मेंस है, फिर इंटरव्यू है लास्ट में। सपोज करिए आपने इस वाली फोटो में अगर स्पेक्स लगाए हुए हैं, तो लास्ट जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो भी आपके पास आप स्पेक्स लगा के जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इतनी डिटेल्स में आपने बियर्ड रखी हुई है फोटो में, बॉयज़ के लिए स्पेसिफिकली मुस्टैचेस आपने रखी हुई है, स्पेक्स लगाया हुआ है, तो सेम चीज़ें आपके पास जब एग्जाम देने जाओगे तो भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास आपने भी बियर्ड रखी हुई है और बाद में आप उसको शेव करके चले जाओ, नहीं करना है ऐसा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि आपको सेम लुक में अपीयर करना है एग्जाम में भी, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है, जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है स्टेज 1, वो होने वाला है 8 फरवरी 2026, ठीक है। तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं रेडी हो जाओ, 8 फरवरी का आपका एग्जाम है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो प्रीलिम्स है उसके लिए ये वाले सारे सेंटर्स हैं, और यहाँ पर आपका सेंटर आ सकता है। और ये चीज़ मेंशन की गई है कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे आपको मिलने वाला है सेंटर, तो जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ पर्टिकुलर सेंटर जो हैं अगर उनके क्या है सीट्स वहाँ पे लिमिटेड हैं, तो जैसे ही वहाँ पे सीट्स उसकी फिल होंगी तो उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, मतलब बाद में फिर आप उसके लिए उस वाले सेंटर को चूज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपको चाहिए कि आपकी चॉइस का ही सेंटर आपको मिले तो जितना जल्दी हो सके आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे मैंने कहा कि आपकी 3 स्टेजेस होने वाली हैं, तो जो अपने पास प्रीलिम्स है, जो पेपर आपका 8 फरवरी को होने वाला है, उसमें 2 पेपर होंगे, ठीक है। और जो पेपर में आपके जितने मार्क्स आएंगे ना उनको आगे भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, मतलब वो फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें वो काउंट होने वाले, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेंस एग्जाम होने वाला है, इसमें आपके 3 पेपर होंगे, ये तीनों पेपर केमिस्ट्री के होंगे, ठीक है। आगे डिटेल्स देखेंगे। और लास्ट में जो बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा वो मेंस के लिए जाएगा, जिसका मेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा वो जाएगा इंटरव्यू के लिए, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोल रहे हैं, ठीक है। आपका प्रीलिम्स है 8 फरवरी को, आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है जो बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेगा, मेंस है 21 एंड 21 जून 2026 को। तो डेट्स भी ऑलरेडी आ गई हैं, इनके सेंटर्स और कम हो गए हैं, सिर्फ यहाँ पे एग्जाम होने वाला है ये, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, तो यहाँ पर अगर हम केमिस्ट की पोस्ट देखें, ये ग्रुप A की जॉब है, तो यहाँ पे 15 वैकेंसीज हैं टोटल, जो कि बहुत ज़्यादा है, इतनी आती नहीं है, इस बार ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं,
ठीक है। ऐसे ही कैटेगरी 2 है जिसमें है पोस्ट इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन। तो बेसिकली बात यह है कि हमारे पास दो यहाँ पे कैटेगरी हैं। केमिस्ट की पोस्ट ग्रुप ए की है कैटेगरी 1 में यानी कि जीएसआई में है, और कैटेगरी 2 यानी कि पोस्ट इन द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो साइंटिस्ट बी की पोस्ट है जो कि ग्रुप ए की ही जॉब है। ठीक है, यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं, और ऐसे इसमें एक असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट भी है जिसमें केमिस्ट्री वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बट ये ग्रुप बी की जॉब है, और यहाँ पर भी 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो जो एमएससी केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर टोटल मिला के 15, 16, 17, 18, 19 वैकेंसीज हो जाती हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इतनी वैकेंसीज केमिस्ट्री की फील्ड में आपको देखने को मिलती नहीं है ना। फिर अगर हम आगे बाकी बात करते हैं तो आप देखो नीचे काफ़ी बड़ी PDF है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पर है, इन्होंने बोला है अगर आप दोनों कैटेगरीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेम एप्लीकेशन फॉर्म में ही फिल करना होगा, आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है, दोनों के लिए आपको सेम ही फॉर्म में आप फिल करेंगे। ठीक है, और आपको सेपरेट फ़ी भी पे नहीं करनी है, जो फ़ी है वो एक आप फॉर्म फिल करेंगे उसी की एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, उसके बाद कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, तो पहली बात जो इंडिया के सिटीजन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल के भी कर सकते हैं, भूटान के भी कर सकते हैं, और जो तिब्बतन रिफ्यूजी हैं जो आए थे इंडिया में बिफोर 1 जनवरी 1962 वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे बाकी कंडीशंस भी बताई गई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। हम एज की बात करें सो मिनिमम एज आपकी 21 तो होनी ही चाहिए, अगर आपकी एज 20 है आप एलिजिबल नहीं है, सो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 32 ईयर्स है, 32 ईयर्स एज लिमिट है, और ये काउंट कैसे होगी 1 जनवरी 2026। ठीक है, मतलब 1 जनवरी 2026 पे आपकी जो एज है वो 32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पर है। और यहाँ पे ना फिर डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1994 से पहले नहीं होना चाहिए, ऐसे ही 1 जनवरी 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे वापस से ये मेंशन की गई है कौन सी पोस्ट है। एज लिमिट मैंने आपको ये जनरल कैटेगरी के लिए बताई है, बाकी यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है, आप देख सकते हो रिजर्व कैटेगरीज के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप SC या फिर ST से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि 32 + 5 करो 37 पे आपकी एज लिमिट हो जाती है। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ से आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आप डालेंगे वो कौन सी वाली मानी जाएगी, जो आपकी 10th वाली मार्कशीट में है उसी को फाइनल कंसीडर किया जाएगा, तो आप ध्यान से फिल करेंगे। ऐसे ही अपनी जो आप जब जनरेट करें यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करेंगे तो उस टाइम पे भी जो आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसको सही से डालना है, जो भी आप डालोगे वही ठीक लास्ट में वही फाइनल मानी जाएगी, तो आपको सही से यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, उसमें फर्दर चेंज नहीं किया जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, सो जो केमिस्ट की ग्रुप ए की पोस्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, या फिर जो कैटेगरी 2 में साइंटिस्ट बी की पोस्ट है केमिकल में, तो उसके लिए क्या चाहिए, MSc इन केमिस्ट्री। अगर आपकी MSc केमिस्ट्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जनरल केमिस्ट्री से आपने MSc करी हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्पेशलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशलाइजेशन चलता है, सपोज आपने ऑर्गेनिक से करी हुई है तो भी आप अलाउड हैं। ठीक है, मतलब MSc होनी चाहिए, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से करी हो तो भी चल जाएगा, इनऑर्गेनिक फिजिकल सब चल जाएगा। जनरल केमिस्ट्री से कर रखी है तो भी चल जाएगा, अप्लाइड केमिस्ट्री में कर रखी है तो भी ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी कर रखी है तो भी आप साइंटिस्ट बी वाली पोस्ट के लिए और केमिस्ट वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि मैम मैंने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कर रखी है MSc, क्या मैं एलिजिबल हूँ? आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इन्होंने आगे लिखा है जो कैटेगरी बी में असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट है वहाँ पर इन्होंने कैटेगरी बढ़ा दी है। यहाँ पे MSc, अगर आपके पास इंटीग्रेटेड MSc है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगर स्पेशलाइजेशन है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, हाइड्रो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स भी और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हाइड्रो केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपने MSc कर रखी है फिर आप केमिस्ट ग्रुप ए एंड साइंटिस्ट बी वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके बाद हाँ, यहाँ पे देखो ये वाला पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसे वाला एग्जाम दे रखा है जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, बट रिजल्ट आने के बाद जो क्वालिफिकेशन मांगी गई यानी कि MSc मांगी गई है, अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हैं रिजल्ट आने के बाद तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मतलब जो भी MSc फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैंशन किया गया है कि आप MSc वहाँ पर डालोगे है ना, उसके साथ साथ क्या जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना उस साले टाइम पर आपके पास MSc की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, तब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यही वाली चीज़ें हैं। और अगर आप उस टाइम पे
जैसे इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास मार्कशीट अगर नहीं होगी, फिर आप अप्लाई, मतलब फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप मेंस क्वालिफाई भी कर गए तो फिर शायद आपको इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा, नहीं देने दिया जाएगा, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद फी की बात करें अगर, तो देखो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उनको कोई फॉर्म फिल नहीं, मतलब फॉर्म तो फिल करना है डेफिनेटली, उनको कोई फी नहीं पे करनी है। ठीक है, और जो SC ST या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं, उनको भी कोई फी पे नहीं करनी है। इसके अलावा बाकी जितने भी बच्चे जो मेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो OBC के हों, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, या फिर वो EWS के हों, उनको 200 रुपीज का अमाउंट पे करना है, वो आपकी एप्लीकेशन फी है ना। ये वाली चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। और ये फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, वापस से रिफंड नहीं की जाएगी। अप्लाई कैसे करेंगे, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी गई है, जैसे मैंने पहले भी बताया। जे केमिस्ट्री टीम यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड करेंगे पूरा प्रोसेस कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने ये भी बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितने भी कैंडिडेट्स उनको एडवाइस कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल ना करें। लेकिन अगर किसी भी रीजन से आपको दूसरा फॉर्म फिल करना पड़ जाता है, तो सारे केस में क्या होगा, देखो आपको ना एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करना शुरू करोगे तो आपकी एक रजिस्ट्रेशन आईडी सपोज करो 5 है। ठीक है, आपको कुछ भी रीजन की वजह से आप दूसरे वाला फॉर्म फिल करना शुरू करते हो, तो सपोज आपको आईडी मिली है 15, तो जो भी आईडी ज्यादा है, जिसका नंबर ज्यादा है, उसकी ही डिटेल्स को फाइनल माना जाएगा। तो सेकंड टाइम अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो उसकी डिटेल्स ही फाइनल मानी जाएंगी, तो आपको उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिला है, वो एक तरह से काइंड ऑफ उसको आप कैंसिल ही समझो। वैसे आपको एक ही फिल करना है, बट अगर किसी रीजन की वजह से आप सेकंड फॉर्म फिल कर रहे हो, तो सेकंड वाली डिटेल्स ही फाइनल मानी जाएंगी। जब आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे, आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास एज का सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए MSc का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और साथ में जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके रिगार्डिंग भी आपको चाहिए होगा, आप उसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो, है ना। और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। इसके बाद वापस से रिमाइंडर है कि 23 सितंबर 2025 आपकी लास्ट डेट है, इसलिए एट दी अर्लीस्ट आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और फिर इन्होंने कहा है कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो एग्जाम से 1 वीक पहले आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आता है तो एट दी अर्लीस्ट आपको कमीशन को मेल लिखना है, उनको इंटीमेट करना है कि आपको नहीं मिला है अब तक एडमिट कार्ड, तो वो उसके लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप उनको नहीं बताते हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर एडमिट कार्ड नहीं आया, नहीं जनरेट हुआ, तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फिर इन्होंने कहा अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन करनी है कमीशन से, जैसे मान लो आपका एडमिट कार्ड फॉर एग्जाम्पल रिलीज नहीं होता किसी रीजन से, तो क्या करना है, आपको जब मेल लिखोगे तो वहाँ पर क्या करना है, अपना नेम बताना है, आप ईयर ऑफ एग्जामिनेशन बताएंगे, अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे वहाँ पे, रोल नंबर अगर पूछे तो रोल नंबर डालना पड़ेगा, अपना कैंडिडेट का नेम इन फुल और साथ में ब्लॉक लेटर्स में, और साथ ही में पोस्टल एड्रेस भी आपको डालना पड़ेगा। ऐसे आपको वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी भी वहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, इसलिए ध्यान रखिए, टाइम टू टाइम आपको अपडेटेड रहना है, साइट को विजिट करते रहना है, और जो अपनी ईमेल आईडी डालेंगे आपकी वो एक्टिव होनी चाहिए, और मोबाइल नंबर भी आपका एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हाँ, यहाँ पे ना टाई ब्रेकिंग की बात है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आ जाए, तो टाई कैसे ब्रेक करेंगे, तो टाई ब्रेक करने के लिए उन्होंने कहा है कि जो आपके मेंस वाले पेपर है ना, उनका स्कोर देखा जाएगा, मेंस में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में पेपर 2 यानी कि जो केमिस्ट्री का पेपर होगा उसके मार्क्स देखे जाएंगे टाई ब्रेक करने के लिए। और अगर आपका मेंस की बात करें तो मेंस में तीनों केमिस्ट्री के पेपर का स्कोर ऐड करके देखा जाएगा, तब टाई ब्रेक करेंगे। ठीक है, और मान लीजिए अगर मार्क्स फिर भी सेम आ रहे हैं, सब्जेक्ट के मार्क्स अगर सेम आ गए हैं, तो उस वाले केस में जिस बच्चे की एज कम होगी उसको ज़्यादा अच्छा रैंक दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ होगा अगर, तो बाद में कमीशन डिसाइड करेगा क्या करना है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें एक्चुअल में प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेज 1 है प्रीलिम्स। ठीक है, इसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं। प्रीलिम्स आपका टोटल 400 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद स्टेज 2 है, इसमें मेंस एग्जामिनेशन, टोटल आपका ये 600 मार्क्स का है, और जो इंटरव्यू होने वाला है वो आपका 200 मार्क्स का है। यहाँ पर आप देख सकते हो केमिस्ट्री वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स की, तो आपका जो प्रीलिम्स है जो 8 फेब को होने वाला है, उसमें 2 पेपर हैं। एक तो जनरल स्टडीज का पेपर है, ये 2 आवर्स का पेपर होगा, इसमें 100 मार्क्स का टोटल है। ठीक है, और जो केमिस्ट्री का पेपर है वो भी 2 आवर्स का है, और वो 300 मार्क्स का होगा। सो टोटल आपके पास 400 मार्क्स का होगा प्रीलिम्स। इसमें आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि आप मेंस के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, चाहे वो जनरल स्टडीज का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो। ये MCQ पेपर है, इसमें एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, उनमें से कोई एक ही सही होगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, और यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए आप कैलकुलेटर लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद आगे बात करते हैं, अगर बात करें मेंस की, जो बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में जाएंगे, तो मेंस में आपके 3 पेपर होंगे, तीनों ही पेपर केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे सिलेबस में कि एक पेपर तो आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक पेपर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। सो इनऑर्गेनिक का पेपर 200 मार्क्स का, फिजिकल का पेपर 200 मार्क्स का, और जो थर्ड पेपर है इसमें क्या है, हाफ तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और हाफ है एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो ये भी 200 मार्क्स का क्या होगा, 600 मार्क्स हो गए, ठीक है। जो ये भी क्वालिफाई करेगा वो जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू देने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी। इसके बाद नीचे चल के ना आपको सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जनरल स्टडीज वाले पेपर की, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट रहेगा केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम ये जनरल स्टडीज वाला पोर्शन नहीं देखते हैं, तो इन्होंने कहा है कि ये सारी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन है, जितनी बाकी वैकेंसीज में अलग अलग फील्ड में, उनके लिए भी सिलेबस कॉमन रहने वाला है। और इसका स्टैंडर्ड कुछ ऐसा है कि जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक साइंस ग्रेजुएट से, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे सिलेबस की बात करें अगर हम, तो ये आपका सिलेबस है जनरल स्टडीज वाले पेपर का। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारी चीजें हैं, लास्ट में जनरल साइंस भी है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है जनरल स्टडीज का। अगर हम बात करें केमिस्ट्री वाले पेपर के सिलेबस की, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा ये है स्टेज 1 यानी कि प्रीलिम्स के लिए। एक तो अपना जनरल स्टडीज वाला पेपर, दूसरा कौन सा, केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री वाले पेपर के लिए वाला सिलेबस है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल पीरियोडिसिटी है, केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर है, आयनिक बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, एसिड्स एंड बेसिस है। ऐसे ही यहाँ पर फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इतना ही है इनऑर्गेनिक में, ठीक है। और उसके बाद बात करें फिजिकल में, सो काइनेटिक थियरी एंड गैसियस स्टेट, आप देखोगे सारे चैप्टर्स नहीं है इसमें प्रीलिम्स में। फिर केमिकल थर्मो एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, देन सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर आ जाते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, देन मोलिकुलर रीअरेंजमेंट्स, ऐसे इतना ही, ठीक है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेंस की, तो मेंस का सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, एकदम डिटेल में टॉपिक के साथ लिखा हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये वाला पेपर है, मेंस वाला पेपर, ये सब्जेक्टिव पेपर है, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आएंगे जैसे हम सेमेस्टर एग्जाम्स में लिखते हैं, वैसे आपको लिखना है। तो पेपर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, उसमें ये वाला सिलेबस है, और ये है डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि आपको पूरा लिखना है प्रॉपर। अगर आप कैटेगरी 2 में साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई करते हैं, या असिस्टेंट केमिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर केमिस्ट ग्रुप ए की पोस्ट अप्लाई करते हैं, सबका ही सिलेबस कॉमन है। तो फर्स्ट पेपर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 200 मार्क्स का, सेकंड पेपर आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड पेपर आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है, ये भी 200 मार्क्स का है, सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं जो आपका नेट गेट सिलेबस में होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेपर 3 है एनालिटिकल एंड ऑर्गेनिक का, तो इसमें हाफ आएगी ऑर्गेनिक, हाफ आएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, तीनों ही पेपर के हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, इतना आपको बताया गया है। उसके बाद ये तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। सो जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये चीजें देख सकते हैं, कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, कैसे क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। बट अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आराम से फिल करना है, ध्यान रखना कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, करेक्शन का टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो प्रॉपरली आपको फॉर्म फिल करना है। और अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस बार बहुत सारी वैकेंसीज भी आई हैं, तो अभी से इसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो नेट गेट क्वालिफाई कर चुके हैं, अच्छी वाली रैंक से हो जाते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए, तो आप देखो मैक्सिमम सिलेबस तो आपका नेट गेट वाला ही है। तो पहले तो प्रीवियस से पेपर्स डाउनलोड करो इसके लिए, है ना, उसमें देखो कितनी चीजें आपसे नहीं पूछ रहे हैं। मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी आपको, जैसे देखो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन आपके नेट गेट वाले नोट से हो जाएगा, जो आपने पढ़ा होगा अपनी क्वालिफिकेशन के टाइम पे, जब आपने नेट गेट क्वालिफाई किया उस टाइम पे उससे हो जाएगा। लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें डिटेल में। इसके अलावा आपको ध्यान रखने से फिजिकल केमिस्ट्री है, नेट गेट में डेरिवेशन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट यहाँ पर आपसे डेरिवेशंस करवाई जाएंगी, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, वो नेट गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट यहाँ पे पूछेंगे अच्छे से, काफी बर्बर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, प्लस जो प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है वो आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। तो जल्दी से फॉर्म के लिए अप्लाई कर दो, जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हैप्पी लर्निंग।